स्टार्ट हम वही लास्ट लेक्चर से करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। मार्केट इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहां सप्लाई और डिमांड इक्वेट कर जाएंगे वो हमारे पास क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में जो डिफरेंस है वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। मूवमेंट चाहे आप स्टडी कर रहे हैं सप्लाई की, चाहे आप पढ़ रहे हैं डिमांड की, मूवमेंट के केस में आपके पास ग्राफ कितने बनेंगे? एक। शिफ्टिंग चाहे आप डिमांड की पढ़ें, चाहे सप्लाई की पढ़ें, चाहे कोई और मर्जी ग्राफ हो, शिफ्टिंग के केस में आपके पास मिनिमम ग्राफ्स कितने बनेंगे? दो से ज्यादा जितने आप मर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो वो शिफ्टिंग होता चला जाएगा। बट मूवमेंट के केस में हमेशा हमारे पास ग्राफ कितने बनेंगे? एक बनेगा। अब हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे मूवमेंट होगी या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी? आपके पास जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के एक्सिस होते हैं ना, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर एक्सिस पे लिखे हुए दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो फिर क्या होगी? मूवमेंट। अगर एक्सिस पे लिखे हुए एक वेरिएबल फिक्स्ड है, दूसरा चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। अगर सिंपली मैं इसको कहूँ, जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के कंसेप्ट हमने पढ़े थे। एक्सटेंशन कब होती है? जब आपकी प्राइस बढ़े, सप्लाई बढ़ जाए तो ये क्या है? एक्सटेंशन। प्राइस कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, कंट्रैक्शन। डिमांड के अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, प्राइस कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, ये क्या है? एक्सटेंशन। प्राइस ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो ये क्या है? कंट्रैक्शन। तो सिंपल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? बढ़ना। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो एक्सटेंशन है या कंट्रैक्शन है, उस केस में क्या होगा? मूवमेंट। अगर राइज एंड फॉल है, क्या है? राइज एंड फॉल है तो फिर शिफ्टिंग होगा। राइज एंड फॉल है तो शिफ्टिंग है। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन है तो फिर मूवमेंट। एक्सिस पे लिखे हुए वेरिएबल्स अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है, ये मेरे पास ग्राफ किस चीज का है? डिमांड का। हमें कैसे पता चला ये डिमांड कर्व है? नेगेटिव स्लोप है। तो जो भी कर्व नेगेटिव स्लोप होगा, अगर एक्सिस पे प्राइस और डिमांड है तो वो ग्राफ किस चीज का होगा? डिमांड का। यहाँ पे प्राइस और डिमांड की कितनी वैल्यूज है? अनलिमिटेड। यहाँ पे प्राइस और डिमांड की वैल्यूज कितनी है? कितने कॉम्बिनेशन है? अनलिमिटेड। ये जो ग्राफ बना है इस पे बहुत सारी वैल्यूज थी, ये ऐसे था, ये ऐसे था, फिर ऐसे था, तो बहुत सारी प्राइस एंड डिमांड की वैल्यूज थी। उन सबको हमने ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ बना। अब अगर हम ये देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं तो यहाँ पे प्राइस कम हुई है और डिमांड, प्राइस भी चेंज हुई, डिमांड भी चेंज हुई। फिर अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, प्राइस भी चेंज हो रही है और डिमांड भी। हम एक ही कर्व के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो जब हम एक ही कर्व पे रहते हुए अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग दी कर्व। प्राइस भी चेंज हुई है और डिमांड भी चेंज हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग दी कर्व। अब फॉर एग्जांपल फैशन है, किसी चीज का फैशन आ जाता है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। वेदर चेंज हो जाएगा तो सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्या पॉपुलेशन, वेदर या आपकी इनकम बढ़ती है? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप चीजें ज्यादा खरीदेंगे या कम? ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ गई। ये जो मैंने कहा इनकम, वेदर, पॉपुलेशन, फैशन, क्या ये कहीं एक्सिस पे लिखे हुए थे? नहीं। तो अगर वो वेरिएबल जो एक्सिस पे नहीं लिखे हुए वो अगर आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे तो फिर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। वो एक्सिस पे नहीं लिखे हुए, तो हर वो वेरिएबल जो एक्सिस पे नहीं लिखा हुआ उसकी वजह से कर्व क्या होगा? शिफ्ट होगा। वो वेरिएबल जो एक्सिस पे लिखे हुए हैं अगर वो दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर क्या होगी? मूवमेंट अलोंग दी कर्व हो जाएगा। क्लियर?
चाहे सप्लाई की बात कर रहे हैं चाहे डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूं, यहाँ प्राइस है, यहाँ सप्लाई है, ये सप्लाई का ग्राफ आ गया, पॉजिटिव स्लोप है। क्यों पॉजिटिव स्लोप है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप क्या है? प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई भी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मूव करना इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, डिमांड, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्या था? नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ से हमें पता चला इसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप बनेगा, इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप बनेगा। अब ये पॉजिटिव स्लोप है। अब एक्सिस पे कौन कौन से वेरिएबल लिखे हुए हैं? प्राइस एंड सप्लाई। अगर प्राइस भी चेंज हो, सप्लाई भी चेंज हो, तो फिर क्या होगा? मूवमेंट। प्राइस भी चेंज हो और सप्लाई भी चेंज हो, तो फिर क्या होगा? लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, टेक्नोलॉजी आपके पास पहले से बेहतर आ गई है, तो अब आप चीजें ज्यादा बना सकेंगे या कम? ज्यादा। लेकिन ये जो अब आपकी सप्लाई बढ़ी है, क्या प्राइस की वजह से बढ़ी है? नहीं, उस वेरिएबल की वजह से बढ़ी है जो यहाँ एक्सिस पे नहीं लिखा हुआ। ये बारिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड आ रहा है, इससे फॉर एग्जांपल जितनी भी कोई प्रोडक्शन है वीट की, राइस की, वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या ये जो सप्लाई कम हुई है, ये प्राइस की वजह से हुई है? नहीं, उस वेरिएबल की वजह से हुई है जो इधर एक्सिस पे है ही नहीं। गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है रॉ मटेरियल के ऊपर। आप कोई कंपनी चला रहे हैं, उसमें आप कोई चीज़ बना रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता था। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल, या जो आपको लोकल मार्केट से भी चाहिए था, गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया। टैक्स इंपोज करने से क्या होगा? वो जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए था उसकी प्राइस, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं हो रही, उसके लिए जो इनपुट यूज हो रहे हैं उनकी प्राइस, रॉ मटेरियल। तो अब आप पहले से ज्यादा चीजें बना सकेंगे या पहले से कम? कम। तो क्या ये टैक्स यहाँ एक्सेस पे लिखा हुआ है? तो इसकी वजह से भी हमारा कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट। तो हर वो वेरिएबल जो एक्सेस पे नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह से कर्व क्या होगा? जो एक्सेस पे लिखे हुए वो चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मूवमेंट होगी। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोनों केसेस वैल्यूज के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मूवमेंट और शिफ्टिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे लेट्स से पहले हम अगर डिमांड की बात करते हैं, यहाँ प्राइस डिमांड है, प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग मुझे जो डिमांड की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी वो क्या होनी चाहिए? वो कुछ भी हम लिख सकते हैं ना। ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले डिमांड 50 थी, फिर ये होगी है 30, फिर ये होगी है 10। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड दोनों चेंज हो रही हैं। यस सर, दोनों चेंज हो रही है ना। अब अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूं, यहाँ प्राइस है, यहाँ डिमांड है, तो प्राइस की पहली वैल्यू क्या है? 10। फिर डिमांड की पहली वैल्यू क्या है? नॉट 50, क्लोज टू जीरो। क्लोज टू जीरो क्या है? 10। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? 10, 30 एंड 50। अब जब आपके पास प्राइस 10 थी तो डिमांड कितनी थी? तो 10 एंड 50 का कॉम्बिनेशन 15 पे कितनी है? 15 एंड 30 का कॉम्बिनेशन 20 पे कितनी है? तो 20 एंड 10 का कॉम्बिनेशन, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? डिमांड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट यहाँ पे अगर शो करनी हो कि मूवमेंट कैसे हो रही है तो वो कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि ये प्राइस कितनी है? पहले प्राइस 20 से 15 हो गई है, तो डिमांड 10 से 30 हो गई। आप ये पॉइंट ए है, ये बी है और इसको सी कह देते हैं, तो आप पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे आ गए। फिर प्राइस 15 से 10 हो गई, तो आपकी डिमांड 30 से 50 हो गई है। आप बी से, क्या आपने एक नया ग्राफ बनाया? एक्सिस पे लिखे हुए दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे थे, एक्सिस पे लिखे हुए दोनों वेरिएबल चेंज हुए, प्राइस भी चेंज हुई और डिमांड भी चेंज हुई। तो ये जो पॉइंट ए से बी या बी से सी पे आप गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं?
मूवमेंट अलोंग द कर्व। एक ही कर्व पे रहते हुए आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्लियर? व्हाट इफ देयर इज चेंज ऑन दोज वेरिएबल दैट आर नॉट मेंशन ऑन द एक्सिस? वो क्या है? फॉर एग्जांपल वो क्या हो सकता है? इनकम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैशन है। ये चंद एक मैं बता रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वेदर है, आपकी इनकम बढ़ी, प्राइस वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकम बढ़ गई है, तो अब आप चीजें पहले से, किसी चीज का फैशन आ गया तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। वेदर चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वो मौसम है उन कपड़ों की डिमांड, इनकी डिमांड बढ़ने में किसी जगह पर भी प्राइस का रोल नहीं था, तो अब डिमांड का क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस है, ये डिमांड कर रहा था, ये ओरिजिनल डिमांड कर रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फैशन आया किसी चीज का तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास एक नया डिमांड कार बन जाएगा, इसे हम D2 कह देंगे। फिर और डिमांड बढ़ गई तो एक और डिमांड कार बन जाएगा, इसे हम D3 कह देंगे। ठीक है। अगर इसको मैं टेबल में एक्सप्लेन करना चाहूं तो टेबल में कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां प्राइस है, डिमांड, प्राइस क्या है? प्राइस चेंज हो रही है? नहीं। डिमांड पहले 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। अब ये वो वेरिएबल है जिनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ था या जो एक्सिस पे नहीं लिखे हुए, अब वो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, मे भी इनकम था, मे भी फैशन था, मे भी टेस्ट था, कुछ भी और चीज थी। उन्होंने हमारी डिमांड को अगर बढ़ा रहे हैं तो डिमांड का हमारा ऐसे बाहर शिफ्ट होता चला जाएगा, और अगर ये कम हो रहे हैं तो फिर ये हमारे पास D1 आ जाएगा, ये D2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। कम हो रहे हैं तो इनवर्ड शिफ्टिंग होगी, बढ़ रहे हैं तो आउटवर्ड शिफ्टिंग होगी। क्लियर? अगर डिमांड कम हो रही है तो फिर ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, और ये D। अगर बढ़ रही है डिमांड तो आउटवर्ड शिफ्ट होंगे, ये D1, ये D2, ये D3। बस ये ग्राफ बन के यही बनाएंगे आप, बस ये बन, यही हमारे पास इसका आंसर है कि ये हमारे पास शिफ्टिंग होगी। देखिए मूवमेंट में हमने कितने ग्राफ बनाए हैं, शिफ्टिंग में कम से कम कितने बनेंगे? दो से ज्यादा जितने मर्जी आप बनाते चले जाए, बट शिफ्टिंग को शो करने के लिए आपको कम से कम कितने ग्राफ बनाने पड़ते हैं? 2, उससे ज्यादा जितने मर्जी आप बनाए। तो ये बात याद रखिएगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड का कर्व इनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। अब अगर इसी केस को हम, एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस है, ये सप्लाई थी, प्राइस पहले 10 है, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी, प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। कीप इन माइंड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप डिमांड बढ़ रहे हैं ना, तो आपने एज्यूम करना है कि यू आर द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है ही नहीं। जब आप सप्लाई को पढ़ रहे हैं तो नो कंसीडर दैट यू आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर है ही नहीं। अपने आप को आपने कंसीडर करना है कि अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं यहाँ क्या करता। अब देखें, आप किसी भी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, आपकी कोई भी फैक्ट्री या आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ रही है। एज अ प्रोड्यूसर हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम बिजनेस करते क्यों हैं? टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट जितना ज्यादा से ज्यादा मिले। प्राइस बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। जो भी चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पहले 10 रुपए की बिक्री, अब प्रॉफिट फिर 20 की बिकी, प्रॉफिट। तो इस चक्कर में हम उस चीज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा करेंगे या कम? ज्यादा करेंगे। तो प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम और चीजें मार्केट में सप्लाई कर देंगे। क्या एक चीज चेंज हो रही है? दोनों। तो अब अगर इसका कर्व मैं ड्रा करता हूँ और वहां मैं चेक करूंगा तो वो मूवमेंट होगी या शिफ्टिंग? मूवमेंट होगी। क्यों? दोनों चेंज, एक चेंज होती दूसरी ना होती तो फिर क्या होता? शिफ्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। आज दो हम बना चुके हैं, ये सारी रिवीजन कर रहे हैं। प्राइस की यहाँ पे वैल्यू क्या है? सबसे कम।
कीप इन माइंड बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ 0 है तो इस टेबल में नहीं जाना जो पहले नंबर पे है, जो 0 के क्लोज है वो लिखिए। तो 0 के क्लोज प्राइस की वैल्यू क्या है, 10, फिर 20, सप्लाई की सबसे कम वैल्यू क्या है, 40, फिर 10, प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है, 15 पे, 50, 20 पे, इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास क्या रहा हो जाएगा, सप्लाई का। और कीप इन माइंड हम हर कर्व का नाम डिसाइड करते हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक प्राइस है और एक दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज हो रहे हैं ना। वेरिएबल कहती है उसके जो अपनी वैल्यूज क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। फिर इसमें 2 वेरिएबल अलग तरह के, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो पहले चेंज होता है, डिपेंडेंट वो होता है जो उस किसी और में चेंज आने की वजह से वो अफेक्ट होता है। यहाँ ये जो हमने सप्लाई बढ़ाई थी, सप्लाई बढ़ाने के पीछे रीजन क्या था, प्राइस बढ़ी थी तो सप्लाई बढ़ाई है। पहले चेंज किस में आया, प्राइस में, तो प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सप्लाई उसकी वजह से चेंज हो रही थी तो सप्लाई इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस और डिमांड की अगर बात करें, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमने उसको खरीदना कम किया था, तो प्राइस में पहले चेंज आया था तो प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम यहाँ पे भी प्राइस कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो जिसमें पहले चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वजह से बाकी जितने इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। और सप्लाई चूंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए इस कर्व का नाम हमने सप्लाई कर्व रखा। प्राइस और डिमांड में डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसीलिए इसका नाम क्या रखा था, डिमांड कर्व। तो कर्व का नाम क्या होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर ऐसे लेते हैं, ये प्राइस क्या है 10 से प्राइस होगी है 15, तो सप्लाई क्या होगी है 40 से 50। आप पॉइंट ए से मूव करके आ गए पॉइंट बी पे, प्राइस और बढ़ गई 15 से होगी 20 पे, सप्लाई होगी है 50 से सी, तो आप बी से चले गए, तो ये मूवमेंट है या शिफ्टिंग है, मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट है, क्योंकि एक्सेस पे लिखे हुए दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी सर अगर प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं, हाँ, फिर डिमांड ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, फिर वो लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, ऐसा नहीं होता कि प्राइस बढ़ रही है और हम उस चीज़ को खरीदना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो हम डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, वो इकोनॉमिक शॉक्स हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर स्पेसिफिकली हम ये कहते हैं व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ये जो बात आपने की है, जो मैं कह रहा हूँ, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पहले चेंज किस में आ रहा है, डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में पहले चेंज आना है किस में चाहिए, प्राइस में। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक शॉक्स। ये टेम्परेरी होते हैं, जैसे अभी बारिश हो रही है तो इन ड्राइव वाले क्या करेंगे, फेयर बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो वो फेयर बढ़ा देंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड है ही नहीं ना। लॉ ऑफ डिमांड में पहले प्राइस का बढ़ना जरूरी है, उसके अलावा तो आप कोई भी एक सिचुएशन, कोई कंडीशन डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ प्राइस भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग दी कर्व। और इसमें ग्राफ कितने बनेंगे, कर्व सप्लाई का एक ही बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपकी प्राइस चेंज नहीं हो रही थी, क्या चीज चेंज नहीं हो रही, प्राइस। फॉर एग्जांपल ये आपकी प्राइस थी 10 और ये 10 ही है, प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है, प्राइस 10 ही है, सप्लाई 40 हो रही है, 50 हो रही है, 60 हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, जब प्राइस ही फिक्स है तो सप्लाई क्यों बढ़ रही है। अब सप्लाई को बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, अदर फैक्टर्स, जिनको हम लॉ ऑफ सप्लाई में कहते हैं कीपिंग ऑल अदर थिंग। अब वो कांस्टेंट नहीं रहे, उनमें से कोई चीज चेंज हो गई है जिसने फोर्स किया है सप्लाई को बढ़ जाए। ठीक है, मे भी हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ गई थी तो हम लोगों ने उस चीज को बेहतर अंदाज में जल्दी प्रोड्यूस कर लिया,
लेबर हमने ज़्यादा रख लिया तो हमने ज़्यादा बना लिया, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ गया तो हमने ज़्यादा बना लिया, किसी चीज़ के प्रोड्यूसर ही मार्केट में ज़्यादा आ गए तो सप्लाई ज़्यादा होगी। पहले एक बंदा बनाने वाला था, अब 10 लोग और आ गए हैं तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई भी वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास एक्सेस में लिखी हुई हो। हमारे पास एक्सेस पे लिखा हुआ क्या होता है, दो ही वेरिएबल है, प्राइस, प्राइस आपकी फिक्स है 10 पे, सप्लाई पहले कितनी है, फिर सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले ये सप्लाई का कारोबार है, फिर प्राइस ही है, सप्लाई कितनी होगी, शिफ्टिंग हो गई। क्यों शिफ्टिंग हुई है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि जो सप्लाई बढ़ी है टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बेहतर आ गई तो सप्लाई बढ़ गई। क्या टेक्नोलॉजी यहाँ एक्सेस पे लिखा हुआ है, आउटसाइड द मॉडल वेरिएबल है, ये हमारे उस मॉडल के, हमारे उस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था। हमने तो कहा था ये कांस्टेंट रहे, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहा, वो चेंज हो गया, तब उसकी वजह से हमारा कर्व शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस के अलावा कोई भी चीज़ हमारी सप्लाई को अफेक्ट करेगी तो फिर कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में बॉटम लाइन या रूल ऑफ थंब क्या है, अगर एक्सेस पे लिखे हुए दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो मूवमेंट है, अगर एक्सेस पे लिखा हुआ एक वेरिएबल फिक्स है और दूसरा चेंज हो रहा है तो फिर क्या है, शिफ्टिंग। और वो वेरिएबल होते कौन से, जिनको हम कहते हैं कीपिंग ऑल अदर थिंग। ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं है, जो मर्जी ग्राफ आप पढ़ रहे होंगे ये रूल सब के लिए फिक्स है। एक्सेस पे लिखे हुए में चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है तो मूवमेंट है, एक फिक्स है तो दूसरा चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उस मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर सप्लाई चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, अभी वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम हम कहते कैसे हैं, दो चीज़ें जहाँ पे क्या हो रही हो, इक्वल। ये किस चीज़ से ग्राफ है, कैसे पता चला, पॉजिटिव स्लोप है, ये सप्लाई कर्व आ गया। ये किसी से ग्राफ है, डिमांड। क्यों? क्योंकि एक एक्सेस पे प्राइस है, दूसरे पे क्वांटिटी है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप भी शो कर रहा था, किस चीज़ का होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट किस पे है, इक्विलिब्रियम में है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई। तो एक ग्राफिकली जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सप्लाई डिमांड नहीं, जो मर्जी आप ग्राफ बना रहे हो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए वहाँ पे उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, या सरप्लस आ जाएगा, या शॉर्टेज आ जाएगी, या डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस प्राइस को मैं कहता हूँ ये 15 रुपीज़ प्राइस थी, इस 15 रुपीज़ पे 40 की सप्लाई थी और 40 की डिमांड है, तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है मार्केट में। मार्केट में बेचने वाले कितने लोग हैं, खरीदने वाले कितने हैं, कुछ बचा, कुछ कम पड़ा, जितना बनाया सब बिक गया मार्केट इक्विलिब्रियम में। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, गवर्नमेंट या किसी भी सिनेरियो की वजह से प्राइस इससे ज़्यादा हो जाती है, लेट से प्राइस 17 हो जाती है, तो 17 इससे ऊपर होगा ना, गवर्नमेंट क्या देती है, भाई ये प्राइस होगी, तो वो प्राइस क्या हो गई है, 17, प्राइस बढ़ गई। मैंने पहले बताया इक्विलिब्रियम प्राइस एक ही होगी, उसके अलावा जो भी प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम वाली, अब मार्केट इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगी, या डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या दोनों बराबर नहीं होंगे। अब अगर मैं इसको ऐसे आगे लेके आता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी दे देगा, ये ग्राफ किस चीज़ का जाता है, तो यहाँ पे 17 रुपीज़ पे डिमांड ये है, और इसी को मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू किस चीज़ की आ जाएगी, सप्लाई की। अब वो थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई अपने जेब में रखेंगे और इसका आंसर देंगे। प्राइस क्या होती है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। वो बात यहाँ पे हमें नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40,
इसको एक दफ़ा लिखते हैं ताकि हमें ग्राफ में आसानी हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेके आता हूँ तो ये जो डिमांड की वैल्यू आएगी वो 40 से कम होगी या 40 से ज़्यादा? इससे पीछे है ना कम। फॉर एग्जांपल हम उसको 25 कह रहे थे, और अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो ये वैल्यू किस चीज़ की आएगी, और ये 40 से ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 50 है। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम। एक चीज़ ज़्यादा दूसरी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। प्राइस बढ़ने पे प्रोड्यूसर ने अपना बिहेवियर शो किया, उन्होंने सप्लाई को, प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने अपना एक बिहेवियर शो किया, उन्होंने डिमांड को, सप्लाई इज ग्रेटर देन। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अब क्या हो गया है, सरप्लस हो गया। 50 चीजें मार्केट में पड़ी हुई है सेल होने के लिए, खरीदने वाले कितने हैं, 25। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं सप्लाई 50 की है, डिमांड 25 की है, तो 25 हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस। ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे, इसको चाहे तो हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। सरप्लस हमारे किसी काम का नहीं है, इस प्राइस पे हमारे मुल्क में लेने को तैयार नहीं, तो सिर्फ भाई क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। इस प्राइस पे सिर्फ इतने लोग खरीदने को तैयार। अब अगर दोबारा इक्विलिब्रियम में आना है, हम चाह रहे हैं कि इस पे दोबारा आ जाए, क्या करना पड़ेगा, प्राइस, जब प्राइस कम करेंगे तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होती है तो यहाँ से इधर आ जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा, तो ये यहाँ से मूव होते होते इस पॉइंट पे हम दोबारा इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। ठीक, अब एक और सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइस इससे कम डिसाइड होती है, ठीक है, प्राइस इससे कम डिसाइड होती है, गवर्नमेंट कहती है ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, और वो प्राइस हम कहते हैं लेट्स से वो है 14 रुपीज। अब अगेन हमें ये वाला कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अब प्राइस क्या हुई है, तो एज अ सप्लायर आप क्या करेंगे, सप्लाई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया ना हमारा, और प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर क्या करेंगे, डिमांड। अब ये थ्योरी हमने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू किस चीज़ की आ गई, ये लाइन किस चीज़ की जा रही है, इसी को आगे लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू किस चीज़ की आ जाएगी, डिमांड की। अब 14 रुपीज़ पे सप्लाई कितनी है, 25, और 14 रुपीज़ पे डिमांड कितनी है। अब यहाँ पे ये चेंज होगा, प्राइस कितनी है, प्राइस 14 पे, सप्लाई कितनी है 25, डिमांड कितनी की है, डेफिसिट कितने का आ गया, 14 रुपीज पे 50 कंज्यूमर्स मिलेंगे कि हम इसको बाय करेंगे, लेकिन 14 रुपीज पे कितने प्रोड्यूसर एग्री हैं कि हम सेल करेंगे, 25। डिमांड 50 की है, अवेलेबल कितने हैं, तो ये 25 का क्या है, शॉर्टेज है, या क्या इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, डेफिसिट। तो यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास डेफिसिट है। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम बाहर से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने कहा कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा या डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, किन फैक्टर्स की वजह से, जो मॉडल में शामिल नहीं, जो एक्सेस पे नहीं थे। तो वो हमारी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, वो प्राइस के ऊपर, ओवरऑल मार्केट के ऊपर क्या सिनेरियो होगा। लास्ट क्लास में भी कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज हो गए थे, हमजा और जबर साहब थे कि सर उधर आपने ये पढ़ाया है, इधर आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए पहले ये चीज़ देखें, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड क्या होगी, कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड, ये प्योर कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। यहां पहले चेंज किस में आ रहा है, प्राइस, बाद में चेंज किस में आ रहा है। अब अगर ऐसा हो
कि किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, किसी चीज की डिमांड तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, किसी चीज की डिमांड बढ़े तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कभी पहले मैंने एग्जांपल दी, बारिश हो रही है तो इन ड्राइव की डिमांड क्या हो जाएगी, तो उनका फेयर क्या हो जाएगा। कोविड के टाइम पे मास्क की डिमांड बढ़ गई थी तो डिमांड बढ़ गई थी। रमजान के दिनों में फ्रूट्स की डिमांड तो प्राइस बढ़ जाती है। कुर्बानी के दिनों में जानवरों की डिमांड तो प्राइस, तो डिमांड बढ़ने की वजह से हमेशा प्राइस क्या हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी। देखिए ये दोनों अलग अलग सिनेरियोज हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं। बस ये चीज आपने ठीक है। ये कोई भी इकोनॉमिक शॉक्स हो सकता है, मार्केट कंडीशन हो सकती है कि अगर ऐसा हो जाए। देखिए अभी मैंने 3-4 सिनेरियोज आपके सामने बता दिए ना, बारिश होगी उसकी डिमांड बढ़ गई, रमज़ान आया फ्रूट्स की डिमांड बढ़ी तो प्राइस, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले चेंज किस में आ रहा था, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। बाद में चेंज किस में आया, तो डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पहले चेंज किस में आ रहा है, डिमांड में। अब डिमांड फोर्स कर रही है प्राइस को क्या बढ़ जाए। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक शॉक आप कह सकते हैं। मार्केट में ऐसा हो रहा है। सर ये अगर प्राइस बढ़ी है तो हमें इस तरह पता चलेगा कि उसके रिस्पेक्टिवली प्राइस के है या जो चीज़ पहले चेंज होती है। जो चीज़ पहले चेंज होती है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कीपिंग ऑल अदर थिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। हम खुद मेंशन कर रहे हैं पहले चेंज किस में आएगा, तो वो लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पहले चेंज आए किस में रहा है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते नहीं हैं, तो हम तो ये पढ़ते हैं। तो ये कोई इकोनॉमिक शॉक हो सकता है, कोई मार्केट कंडीशन हो सकती है, लॉ ऑफ डिमांड यही है। अब जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई पहले चेंज किस में आया, प्राइस कम हुई, पहले चेंज किस में आ रहा है, प्राइस अफेक्ट कर रही है सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। इधर मार्केट में अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर शॉप पे पड़ी हुई है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो जाए तो उसकी प्राइस, एक चीज आपको कहीं मिल ही नहीं रही ना, बहुत कम शॉप्स में पड़ी हुई है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, उसी की कीमत को बढ़ा देगा। ठीक है, कीप इन माइंड यहाँ पहले चेंज किस में है, प्राइस ने अफेक्ट किया है। यहाँ पहले चेंज किस में आ रहा है, सप्लाई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि अभी फ्लड्स आए और आ भी रही हैं, बारिशें हो रही हैं, तभी आगे चलेगा काम। तो ओवरऑल व्हीट, राइस, फ्रूट्स, हर एक चीज की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्लड्स आएंगे तो फसलें तबाह हो जाएंगी, तो मार्केट में व्हीट की सप्लाई, राइस की सप्लाई क्या हो जाएगी, तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांडर तो नहीं है, कंज्यूमर तो वही है, उनको तो वो चीज़ चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही मार्केट में, तो होगी नहीं, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पहले चेंज किस में आ रहा है, ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं, ये लॉ ऑफ सप्लाई, ये इकोनॉमिक शॉक है, टेम्परेरी है। ये कोई भी एक मार्केट कंडीशन हो गई है, एक मार्केट सिचुएशन हो गई है, तो उसमें ये हो जाता है। क्लियर। अब हम इसका देखेंगे अफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ेगा, इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे। ये कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है लाजमी, ये क्लियर होगा तो वो चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम मार्केट इक्विलिब्रियम ड्रा करेंगे। ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड, इसको मैं T1 कहूँगा, यहाँ पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ये D1 है। क्लियर, यहाँ तक तो अभी हमने सारा पढ़ा। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है ना, सप्लाई डिमांड इक्वल है क्या।
पहले हम सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सप्लाई बढ़ जाए तो उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है। कीप इन माइंड, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। मैं क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सप्लाई सिर्फ पहले 1 बाय 1 सिर्फ सप्लाई का पढ़ेंगे, फिर डिमांड का, फिर दोनों को मिक्स करके देखेंगे, फिर ज़्यादा कौन सी बड़ी कम कौन सी बड़ी, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। सप्लाई कम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई किसी भी इफेक्ट की वजह से। कोई इकोनॉमिक शॉक आया, फ्लड ही ले लें, टेक्नोलॉजी नहीं रही, टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम होगी है, कीप इन माइंड, ये जो सप्लाई कम हुई है प्राइस की वजह से, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर ने हमारी सप्लाई को क्या कर दिया। तो अब इसकी वजह से अब हम देखते हैं सप्लाई क्या हो गई है। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। अब हम इस चीज को देखते हैं क्या ये वाकई यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी मैंने बताया था जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, सप्लाई कम होगी तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब सम टाइम बंदा भूल जाता है कि यार इसको राइट वर्ड शिफ्ट करना है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। भूल गए ना तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, भूल जाते हैं। पहले मैं भूल गया वो बनाता हूँ। सप्लाई बढ़ गई है, मुझे नहीं पता कि अब ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट करना था या लेफ्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे इतना पता है कि ये पहले इक्विलिब्रियम पे कितनी है 40। ये, लेकिन ये तो स्टेटमेंट में एक केस स्टडी में मेंशन है कि सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। सप्लाई क्या हुई है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये ग्राफ इधर शिफ्ट करना था। मुझे लगा कि इसको मैंने कहाँ शिफ्ट करना है, राइट वर्ड, ये मैंने कर दिया। अब जब मैंने इसको राइट वर्ड शिफ्ट किया तो ये मेरे पास नई क्वांटिटी आ गई और इधर से ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नई प्राइस आ जाएगी। जैसे ये मैंने किया तो मुझे फौरन समझ आ गया मैं तो गलत कर बैठा हूँ। सप्लाई का क्या हुई है, तो ये तो नई जो वैल्यू आई है वो उससे, इसका मतलब मैंने कर्व गलत शिफ्ट किया। दूसरा, सप्लाई कम हुई है तो प्राइस को ज्यादा होना चाहिए था, वो भी क्या हो गई है, इसका मतलब मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, मुझे ये गलत मैंने शिफ्ट कर दिया। तो ये जब आप बनाएं तो वहां से आपको फौरन पिक हो जाएगा कि आपने गलत शिफ्ट किया है कि नहीं, ठीक है। तो जब भी सप्लाई कम होगी तो सप्लाई का कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी डिमांड कर्व है, ये हम इक्विलिब्रियम पे हैं। अब सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। ये मेरे पास नया सप्लाई कर्व आया जो कि सही वाला है। यहाँ पे आप सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको जब मैं नीचे लेके आता हूँ तो अब नई वैल्यू कम हो गई है। फॉर एग्जांपल ये 30 हो गया और प्राइस क्या हो गई है, पहले वाले से ऊपर आई है तो प्राइस बढ़ गई। अब ठीक लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि सप्लाई कम होगी तो प्राइस को बढ़ना चाहिए। ये अगर क्लियर होगा तो फिर आप राइट लेफ्ट जैसी बनाएंगे फौरन से समझ आएगा नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया। क्लियर। अब अगर इसी को मैं अब ये देख लेते हैं, अगर सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई तो फिर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। ये नया सप्लाई कर्व आ जाएगा, इसको हम S3 कह देंगे। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास नई प्राइस आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो गई है और ये क्वांटिटी हमारी उससे ज्यादा। क्लियर। तो सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व के राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई कम होगी तो नया सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर। और बाकी कहानी जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि सप्लाई के कम होने से प्राइस बढ़ गई, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम। ये ग्राफ भी हमें बता देगा और बैकएंड में थ्योरी भी हमारे जहन में है कि सप्लाई बढ़ने से क्या होता है और सप्लाई के कम होने से आपको कहेंगे शिफ्टिंग है ना, सप्लाई की शिफ्ट। मार्केट में क्या होगा जब सप्लाई बढ़ जाए और मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब सप्लाई कम हो जाए। मार्केट इक्विलिब्रियम इफेक्ट हम देख रहे हैं सप्लाई के बढ़ने की वजह से और सप्लाई के कम हो जाए। क्लियर। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं डिमांड को कि अगर डिमांड बढ़े तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा,
और डिमांड कम हो तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ये सप्लाई, ये डिमांड, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है और यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। देखना हमने क्या है, क्या चीज़ बढ़े? डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाती है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़े तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम हो तो प्राइस भी। ये कंसेप्ट हमने ज़हन में रखा। डिमांड बढ़ी, प्राइस डिमांड कम हुई, प्राइस ये कंसेप्ट हमारे ज़हन में होना चाहिए। तो हम ग्राफ बनाने में गलती नहीं करेंगे। अगेन पहले मैं गलत बनाऊंगा, ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि डिमांड के बढ़ने की वजह से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, कम होने की वजह से। कंसेप्ट मुझे पता है, डिमांड बढ़ती है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो नया डिमांड कर्व होगा वो इधर होगा या इधर होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो या इनवर्ड शिफ्ट। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब इसको इनवर्ड शिफ्ट करना था या आउटवर्ड शिफ्ट करना था। तो मैंने कहा कि भाई जब डिमांड बढ़ेगी ना तो नया डिमांड कर्व ये बनेगा। डिमांड बढ़ी तो नया डिमांड कर्व ये बनेगा। अच्छा ठीक है, मैंने बना दिया। अब मुझे नई प्राइस भी चाहिए, तो ये नई प्राइस आ गई और ये नई क्वांटिटी। जैसे ही मैंने बनाया मुझे फौरन से पता चल गया डिमांड बढ़ी थी तो प्राइस को, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, दूसरी तरफ क्वांटिटी को भी ज्यादा होना चाहिए था, क्वांटिटी भी क्या हो गई है। इसका मतलब मैंने अलग किया, मतलब ये इनवर्ड नहीं आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा, वो ये बनना चाहिए था। अब इस पे ये क्या हो गई है, प्राइस बढ़ गई है, क्वांटिटी भी। तो ये फिर किस केस में बनेगा? जब डिक्रीज होगा, जब डिमांड ये वाला, इस केस का ये बनेगा। डिमांड कम होगी तो प्राइस भी, तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये प्राइस भी कम होगी है और क्वांटिटी भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें।